हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन एनईपी 2020। तो देखिए, सीडीपी की प्रीवियस वीडियो में हमने एनईपी को कंप्लीट देखा था। उसके 4 पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है स्कूल एजुकेशन, जिसको हमने पूरी डिटेल में देखा है और वही हमारा मेन है जो हमें सीटेट या फिर किसी भी स्टेट लेवल के पेपर में आएगा। क्लियर? तो हमने वो सारा अच्छे से डिस्कस कर लिया है और आज हम उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 या 21 जितने भी एमसीक्यूज हमारे बनेंगे इंपॉर्टेंट वाले, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए, साथ साथ में आप भी कमेंट करके आंसर बताइए मेरे बताने से पहले कि कौन सा आंसर करेक्ट है। फिर एंड में एनालिसिस कीजिए कि आपकी कितनी कंसेप्चुअल नॉलेज हुई है, जो हमने एनईपी डिस्कस की है ना, तो उसके बेस पर आपने कितनी ग्रास्प की है बातें जो हमने डिस्कस की हैं। क्लियर? उसे आप खुद क्या करेंगे, सेल्फ असेसमेंट करेंगे खुद की। तो देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेज एम्फेसिस ऑन, किस पर ये फोकस करती है एनईपी? लर्निंग फॉर एग्जाम्स पर तो बिल्कुल फोकस नहीं करती है, क्योंकि ये एफए में बिलीव करती है, एसए में बिलीव नहीं करती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का इनका जो फोकस है फॉर्मेटिव असेसमेंट पर होता है। समेटिव असेसमेंट यानी कि ज़्यादा एग्जामिनेशन पर इनका फोकस नहीं होता है। रोट लर्निंग को डिस्करेज करती है, प्रैक्टिस एंड ड्रिल को तो इनकरेज करती है, लेकिन इसका जो मेन एम्फेसिस है जिस पर ये फोकस करती है वो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एनईपी कहती है कि लर्निंग किस तरह से होनी चाहिए, बच्चे कंसेप्ट बिल्ड करके पढ़ें। ऐसे नहीं है कि रट्टाफिकेशन कर लिया या फिर बुकिश नॉलेज ही बस ले ली, वही सफिशिएंट है, लेकिन कंसेप्ट समझकर पढ़ा जाना चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रपोजेज दैट एजुकेशन शुड बी focused on drill and practice, inquiry driven, discovery oriented, textbook and teacher centered, oriented toward learning for exams। अब देखिए, इसमें कौन सा मेथड होएगा? दैट इज इंक्वायरी ड्रिवन या फिर डिस्कवरी ओरिएंटेड। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एनईपी 2020 प्रपोजेज अ शिफ्ट टूवर्ड्स, किसकी तरफ शिफ्ट करता है? लर्निंग टू लर्न, रोट लर्निंग, इंक्रीज इन कोर्स कंटेंट या फिर स्टैंडर्डाइजेशन। अब देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन के किसकी तरफ जाता है? ये फ्लेक्सिबल की तरफ, फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ। ठीक है, चाहे करिकुलम है, चाहे टीचिंग स्टाइल्स हैं, जो भी ये चीज़ें हैं, सब कुछ क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? दैट इज लर्निंग टू लर्न। अब एनईपी क्या कहता है कि हमें ये नहीं लर्न करना चाहिए कि क्या लर्न करना है, लेकिन हमें लर्न क्या करना है कि किस तरह से आपको लर्न करना है। रट्टाफिकेशन करनी है या फिर क्रैमिंग करनी है या फिर चीज़ों को समझकर उस चीज़ को लर्न करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? लर्निंग टू लर्न। हमने ये डायरेक्ट किया भी हुआ है वर्ड, लर्निंग टू लर्न। ठीक है, किस तरह से सीखा जाए, इसको सीखना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 इज। अब जो असेसमेंट का एम है वो क्या है? टेस्टिंग, रोट मेमोराइजेशन या फिर मेजरिंग रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, टू अराइव एट पैरामीटर्स टू कंपेयर चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए, रोट मेमोराइजेशन को टेस्ट करना नहीं है, हमारा आंसर इसमें क्या है? ऑप्शन सी, बच्चों को सपोर्ट करना ताकि वो अपने प्रोसेस ऑफ लर्निंग में अच्छे से लर्न कर पाएँ। ठीक है, बच्चों को सिर्फ गाइड करना नहीं है, उनको हमें सपोर्ट करना है। ऐसे नहीं है कि हम उनको स्पून फीडिंग करवा रहे हैं। ठीक है, कुछ भी है, हम बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, बस कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई बच्चों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इस तरह से नहीं है। बच्चों को सपोर्ट करना है उनके लर्निंग के प्रोसेस में। अब देखिए, हर क्लास में डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की भी बात की है इन्होंने। तो हर बच्चे की समझने की जो कैपेसिटी है या फिर जो स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हर तरह के बच्चे को लर्निंग में हेल्प करना, सपोर्ट करना बच्चों को, ये क्या है? एम है असेसमेंट का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 states that learning should be content oriented, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड, एक्सपीरियंशियल या फिर बिहेवियरिस्टिक। तो NEP क्या कहता है कि जो असेसमेंट होती है, हमने बोला था ना प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट होनी चाहिए। प्रोजेक्ट से क्या होगा? बच्चे खुद साइंटिफिक नेचर के बनेंगे, करके सीखेंगे, यानी कि काइनेस्थेटिक लर्निंग होगी, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग।
तो लर्निंग बाय डूइंग हमें कहाँ पर, किस पॉइंट पर लेकर जाती है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग। पर्सन खुद एक्सपीरियंस करता है अपने रियल लाइफ में, रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ, जब वो खुद इन चीज़ों को डील करता है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड क्या है इस चीज़ का करेक्ट आंसर? दैट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, NEP lays particular emphasis on the development of, किसके डेवलपमेंट पर एम्फोसिस करते हैं? बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, प्रोविजन टू गिव 100 एम्प्लॉयमेंट, प्रोविजन टू गिव फ्री एजुकेशन, या फिर क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल। तो देखिए NEP का जो मेन एम्फोसिस है ना डेवलपमेंट का, वो है कि प्रोविजन टू गिव फ्री एजुकेशन, क्योंकि जो पुअर कम्युनिटी के हैं या फिर अंडर मिडल के हैं सेक्शन के, ठीक है, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं या फिर कोई भी ऐसे वर्ग से बिलोंग करते हैं जहाँ पर वो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते, उसका खर्चा नहीं उठा सकते, तो उनके लिए फ्री एजुकेशन होनी चाहिए कि वो हिचकिचाएं ना, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, अपने बच्चों को एजुकेशन देने में उनको ज़रा सा भी ऐसे ना लगे कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम उनको पढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो प्रोवाइड फ्री एजुकेशन का इनका जो मेन एम्फेसिस है, तभी तो डेवलप कर पाएंगे ना अगर फ्री फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? अब देखिए अभी भी सभी स्टेट्स में ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, तो सबसे पहली स्टेट कौन सी है जिसने NEP को इम्प्लीमेंट किया है? वो है कर्नाटका, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है ये NEP का कि सबसे पहले किस स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया है NEP 2020 को। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द स्कूल एजुकेशन करिकुलम इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पैडागोजिकल स्टेजेस। अब हमने स्टेजेस डिस्कस की थी, इसमें सबसे पहली नीचे स्टेज 1 कौन सी थी? फाउंडेशनल स्टेज। स्टेज 2 कौन सी थी? प्रेपरेटरी स्टेज। स्टेज 3 कौन सी थी? मिडल स्टेज। एंड स्टेज 4 वॉज सेकेंडरी स्टेज। तो कौन सी बच गई? एलिमेंट्री स्टेज, ठीक है। तो हमारा कौन सा C वाला ऑप्शन किस में नहीं है? देखिए दैट इज इसमें, ठीक है, D, B, बिल्कुल D, B, A एंड E, ठीक है। ये हमारी कौन सी स्टेजेस हैं NEP की, जो इन्होंने 5 + 3 + 3 + 4 दिया है, ठीक है। 5 + 3 + 3 + 4 स्ट्रक्चर में जो स्टेजेस हैं, 5 किसके लिए है? फाउंडेशनल स्टेज के लिए। 3 किसके लिए है? प्रेपरेटरी स्टेज के लिए। देन अनदर 3 किसके लिए है? मिडल स्टेज के लिए। एंड देन फाइनल जो 4th वाला है, ये किसके लिए है? सेकेंडरी स्टेज के लिए। ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल with 100% gross enrollment ratio, any school education will be done by which year? किस साल तक इन्होंने बोला कि 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के साथ एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वो है साल 2030। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल असेसमेंट सेंटर हैज़ बीन सेटअप फॉर द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने बात की थी कि स्पेशल असेसमेंट सेंटर सेटअप किया हुआ है जो है नेशनल असेसमेंट सेंटर। तो उस असेसमेंट सेंटर का नेम क्या है? दैट इज परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सारा क्या है? परख। ये NEP ने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दिस इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ NEP। Now next question. So now question number 11. The NEP 2020 replace, किस पॉलिसी को इसने रिप्लेस किया है? देखिए NEP क्या है? थर्ड नेशनल पॉलिसी है। सबसे पहली वाली कौन सी थी? इन द ईयर 1968 थी, वैसे यहाँ पर 69 लिखा है तो ये भी नहीं है। सबसे पहली पॉलिसी आई थी 1968 में, फिर आई है सेकेंड 1986 में, ठीक है, सेकेंड पॉलिसी। देन NEP 2020 ने इसको रिप्लेस किया है 1986 वाली को। ये भी पूछ सकते हैं कि कितने साल पुरानी पॉलिसी को रिप्लेस किया, तो यहाँ पर आएगा 34 ईयर्स पुरानी पॉलिसी को NEP 2020 ने रिप्लेस किया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको 2 तरीके से पूछा जा सकता है,
तो ये आपको ईयर्स बोल सकते हैं, कहीं पे 33, 34, 32, 35 इस तरह से लिखा होगा। तो 34 साल के बाद ये NEP 2020 नई पॉलिसी आई है। एक और क्वेश्चन इसका बनता है, देखिए NEP 2020 जो है ये 21st सेंचुरी की फर्स्ट पॉलिसी है, ठीक है, 21वीं सदी की पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें। Now next question number 12. In NEP 2020, the current 10+2 system to be replaced by a new curriculum structure. This is the new curriculum structure. कौन सा है इसमें से? हमने किया था फाउंडेशनल स्टेज 5, फिर +3+3+4। सो ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर? बिल्कुल, देखिए 1 सेकेंड ही लगेगा हमें अगर अच्छे से पता है कि कौन सा सिस्टम है, और इसको सीक्वेंस वाइज ही याद रखना है, क्योंकि सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज, फिर आती है आपकी प्रेपरेटरी स्टेज, देन आती है मिडल एंड देन आती है सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। तो इस तरह से आपको लर्न करना है। इसका सिंपली आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम, हमने किया था ना मिडल स्टेज से जो है वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट होती थी, तो वो कौन सी क्लास से स्टार्ट होएगी वोकेशनल एजुकेशन? क्लास 6 से, है ना। मिडिल स्टेज में कौन सी क्लासेस होती हैं? क्लास 6, 7, 8, लेकिन वोकेशनल एजुकेशन जो है ये स्टार्ट कौन सी क्लास से होगी? क्लास 6 से। सो ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बाय विच ईयर द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इज गोइंग टू बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd डिग्री, ठीक है। टीचिंग की मिनिमम क्वालिफिकेशन जो 4 साल की इंटीग्रेटेड BEd कोर्स है वो कर दी जाएगी किस साल तक? इन्होंने बताया था दैट इज 2020 तक, ठीक है। 2030 तक जो है अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी BEd का कोर्स होगा, वो भी इंटीग्रेटेड कोर्स, ठीक है। जैसे BCom BEd, BSc BEd, ये अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोप है। +2 के बाद डायरेक्ट आप इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। According to NEP 2020, the teacher will be able to teach lessons in mother tongue or regional language up to grade, ठीक है। 3 लैंग्वेज फार्मूला का बात हुई थी इसमें कि मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज में टीचिंग होनी चाहिए, +1 लैंग्वेज है आपकी इंग्लिश, या फिर एक हम कहते हैं जो नॉन इंडियन लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। तो वो कौन सी क्लास तक आपकी जो मदर टंग तक टीचिंग होनी चाहिए? दैट इज टिल ग्रेड 5, ठीक है। 5वीं क्लास तक बच्चों को कंफर्टेबल होते हैं वो अपनी मदर टंग में बात करने के लिए, या फिर जो उनकी नेटिव घर में लैंग्वेज बोली जाती है। तो कंसेप्ट बिल्डिंग तभी होगा जब बच्चों को ये समझ में आएगा कि टीचर बोल क्या रहे हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश में बातें करते रहेंगे बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो उनका कंसेप्ट फॉर्मेशन किस तरह से होगा? इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी ग्रेड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द प्रिंसिपल्स ऑफ NEP 2020 आर, कौन से हैं प्रिंसिपल्स? फ्लेक्सिबिलिटी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एथिकल वैल्यूज, क्रिटिकल थिंकिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, या फिर ऑल आर करेक्ट। अब देखिए फ्लेक्सिबिलिटी की बात भी करते हैं, ये कहते हैं कि रोट मेमोराइजेशन से हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए, बच्चों में एथिकल वैल्यूज़ भी होने चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की, रोट मेमोराइजेशन को खत्म करो, एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो ऑप्शन ई क्या है हमारा करेक्ट आंसर? वैसे पेपर में आपको देखिए 4 ऑप्शंस आएंगी, तो यहाँ पर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इन्होंने रिपीट किया हुआ है। ये फ्लेक्सिबिलिटी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक में ही आ गया, तो ये 4 ही ऑप्शंस बनती हैं यहाँ पर आपकी। बिल्कुल ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17। स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक अप कोडिंग फ्रॉम, कौन सी क्लास से कोडिंग या फिर कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है लाइक HTML हमने बात की थी, वो कौन सी क्लास से स्टार्ट होती थी? क्लास 6 ऑनवर्ड्स। यहाँ पर आपको HTML इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी और कोडिंग हम कंप्यूटर पे स्कूल्स में स्टार्ट कर देंगे, और ये काफ़ी स्कूल्स में चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं ये एक्चुअल में, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर नहीं लिखी, वैसे क्लास 6 ऑनवर्ड्स क्या है इसका करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो इसे डेफिनेटली लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रीनेम्ड एज,
हमने कहा था ना MHRD का न्यू नेम क्या पड़ गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब कंफ्यूज नहीं होना है, एजुकेशन मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मीन्स द सेम थिंग, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्ट्री बोल सकते हैं या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, what is the age of education fixed under the new education policy 5+3+3+4 प्रोग्राम। तो किस एज के लिए ये जो पूरा प्रोग्राम है ये करवाया गया है, हमें पता है ये टोटल ईयर्स कितने हैं 15 साल, और स्टार्टिंग ईयर कौन सा है 3 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों के लिए पूरा का पूरा NEP 2020 का जो एजुकेशन सिस्टम का प्रोग्राम है ये इम्प्लीमेंट किया गया है या फिर प्लान किया गया है, ठीक है, 3 से 18 साल के बच्चों के लिए। ये देखिए सारे पॉइंट्स हमने NEP के जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कंप्लीट डिटेल्ड, तो उसमें ये सारी चीज़ें वर्ड टू वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं और इन्हीं में से कोई क्वेश्चंस आएंगे आपको। ऐसे नहीं है कि कोई डिफिकल्ट और ज़्यादा कंसेप्चुअल आपको क्वेश्चन आ जाएगा, यही सारा इसका कंसेप्ट है जो हमने डिस्कस किया है पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर, इजी है बिल्कुल। अगर आपने प्रॉपर वो सेशन अटेंड किया है NEP का तो आप एक क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने सेशन अटेंड नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू कि ये MCQ सॉल्व करने से पहले एक बार आप वो सेशन अटेंड कर लीजिएगा, तो उससे आपको सारी NEP 2020 एक बार में ही कंप्लीट पिक्चर आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। फिर 1 सेकेंड में आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, Which educational organization will prepare NEP 2020 proposed pedagogical framework for early childhood care and education। अब early childhood care and education हमने क्या बोला था सबसे पहले, ये बिल्कुल हम क्या कहते हैं कि 6 साल के बच्चों का जो दिमागी विकास है, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट है, वो 85% 80 to 85% हो जाती है। तो स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं बच्चे के, जो फाउंडेशनल स्टेज है NEP की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर बच्चे को कंप्लीट नरिशमेंट मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, वैल्यूज़ मिलनी चाहिए। जिस तरह का एनवायरनमेंट आप बच्चे को दोगे वही उसको लगेगा कि यही सही है, ठीक है। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करेगी, दैट इज NCERT। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस session, NEP 2020 proposed pedagogical framework for early childhood care and education. What age group will be covered in ECCE pedagogical framework? चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ, कौन सी एज तक हमने बोला है कि ये कौन सी स्टेज है, स्टेज 1 दैट इज फाउंडेशनल स्टेज। और फाउंडेशनल स्टेज में बच्चे किस एज तक के होते हैं, 3 से लेकर 8 साल के बच्चे, है ना। 2 पार्टीशंस हैं, 3 से 6 वाले तो प्लेवे में जाएंगे और फिर 6 से 8 वाले बच्चे क्लास 1 और क्लास 2 में जाएंगे। तो वो चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ एज ऑफ 8, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर। और यहाँ पर हमारा ये NEP के मोस्ट इंपॉर्टेंट और पैडागॉजिकल क्वेश्चंस की सीरीज भी होती है कंप्लीट। सो आई एम श्योर आप लोगों के सभी आंसर्स करेक्ट गए होंगे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 21 में से आपने खुद को कितने मार्क्स दिए हैं इस सेशन में। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आने वाली वीडियोस में अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर जो हम कंप्लीट हमारे हो चुके हैं, दैट इज़ 15 नंबर की हमारी CDP यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक आधा टॉपिक आई गेस रहता हो सकता है, तो वो अगर कुछ रह गया तो वो इन द एंड ऑफ द सीरीज़ हम वो कर लेंगे। NCF 2005 आई गेस वो चीज़ रह गई है, वरना 15 नंबर का हमारा जो कंप्लीट है वो यहाँ तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब बाकी जो 15 नंबर हैं उसमें सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि थ्योरीज ज़्यादा नहीं है। ये पहले वाला जो पार्ट था ना, इसमें थ्योरीज आपकी ज़्यादा थी, इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। लेकिन अब समझ लीजिए 35 to 40% सिलेबस ही हमारा रह गया और हम स्पीडली इसको कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स की सीरीज़ भी साथ में चल रही है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ, CTET एंड PTET एज वेल। तो वो भी आप डेफिनेटली अटेंड कीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको। साथ ही में MCQs जो हैं रेगुलर हम उसके साथ प्रैक्टिस करते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ दिस TET पेपर 2022। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।